वेलकम टू द आवर चैनल। मेरा नाम है बिंदर जाम्बू। आज हम शुरुआत करेंगे हमारे साइंस के फर्स्ट चैप्टर जो कि केमिस्ट्री से बिलोंग करता है और जो कि है हमारा चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। राइट, तो शुरुआत करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। तो केमिस्ट्री की शुरुआत यहाँ से होगी। स्टैंडर्ड 9 से आपने केमिस्ट्री की थोड़ी बार बहुत शुरुआत करी थी। हम थोड़ी बहुत झलक यहाँ पर भी उसके बारे में देखेंगे एंड देन उसके बाद यहाँ से हम उसको आगे ले जाएंगे। तो केमिस्ट्री क्या चीज़ है? तो कि केमिस्ट्री जो है वो डील करता है सब्सटेंसेस के साथ और उसके चेंजेस के साथ। मतलब क्या है कि अगर हम साइंस में केमिस्ट्री को देखें, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी जो है वो आपको मालूम है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ डील करता है। फिज़िक्स जो है वो हमारे आजू बाजू के चीज़ों की जो भी फिज़िकल चीज़ें हैं, बराबर, जैसे कि कोई टेम्परेचर चेंज हो गया, सरफेस टेंशन चेंज हो गया, कहीं पर लाइट आ गई, कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो वो सारी जो फिज़िकल फिनोमेना है उसके बारे में हमें बताता है। नाउ कमिंग टू द केमिस्ट्री, व्हाट आर देयर इन एवरीथिंग, लाइक कोई भी चीज़ हो रही है उसके अंदर कौन सा सब्सटेंस है। अगर कोई लाइट जल रही है तो उसके अंदर कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से है। अगर आप माचिस जलाते हो तो उसके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो जलता है। यहाँ पर जो रोशनी आ रही है तो उस रोशनी के अंदर ऐसी क्या चीज़ है, वो जानने का मतलब है केमिस्ट्री को जानना। मतलब किसी भी चीज़ को डिटेल में जानना या फिर उसके अंदर क्या है वो देखना, उसका नाम है केमिस्ट्री। और उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं उसका नाम है केमिस्ट्री। तो आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री में जब भी हम कोई चीज़ के अंदर झांक के देखें कि भाई ये क्या चीज़ है, कौन से बारे में बताती है, तो उस हर एक चीज़ को हम नाम देते हैं मैटर। कि हमारे आजू बाजू में जितनी भी जो कोई भी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत भी जानते हैं वो क्या है, तो कि सर जी मैटर है। अब मैटर है इसका मतलब कि जहाँ पर भी कोई भी चीज़ हम जिसको छू सकते हैं, जिसके पास खुद का क्या हो सकता है, तो कि अगर किसी के पास खुद का मास है, राइट, प्लस खुद का वॉल्यूम है, मतलब कि अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो अगर उसके पास मास है और वो अगर स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो हम बोल सकते हैं कि उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। राइट, तो हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में समझना, जानना, मतलब कि मैटर के बारे में जानना। अब यहाँ पर लिखा है कि हम उसके चेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जनरली चेंजेस का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, अब मैंने उसको यहाँ से हटा के यहाँ पर स्क्रीन के पास रख दिया, तो ये भी एक तरह का चेंजेस हुआ। मैं यहाँ पर राइट साइड में खड़ा हूँ, मैं उठ के यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ गया, ये भी एक चेंजेस है। हम फिलहाल ये स्लाइड पर है, मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा, ये भी एक तरह का चेंजेस है। लेकिन जब भी हम चेंजेस के बारे में देखें तो हमें ये देखना होगा कि चेंज होने से पहले और आखिर में क्या वो सब्सटेंस सेम रहता है। जैसे कि मैं यहाँ था, पहले राइट साइड में था तो मैं बिंदल सर था, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर आ गया तो क्या मैं शाहरुख खान बन गया? नहीं, मैं हूँ तो वही इंसान, सेम टू सेम। इसका मतलब कि ये जो मेरा चेंज हुआ वो उस चेंज को हम क्या बोलेंगे, उस चेंज को हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। क्या बोला जाएगा? फिजिकल चेंज। सो बेसिकली जब भी हम केमिस्ट्री में डील करते हैं चेंजेस के साथ, तो ये जो चेंजेस है वो दो तरह के होते हैं। पहला जो चेंज है उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज और दूसरा जो चेंज है उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। राइट, तो पहला फिजिकल चेंज का मतलब समझ में आया कि जहाँ पर कोई चेंज हो रहा है लेकिन उसका उससे कुछ नई चीज़ नहीं फॉर्म होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर चला गया, सेम टू सेम चीज़ रही। ये मार्कर मेरे हाथ में है, यहाँ पर स्क्रीन के पास चले जाए, रहेगी तो मार्कर ही, कुछ चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो क्या है, कि फिजिकल चेंज हो रहा है। तो सर केमिकल चेंज का मतलब क्या हुआ? तो केमिकल चेंज का मतलब है कि पहले और आखिर में दोनों ही चीज़ें अलग अलग हो जाती है। जैसे कि कोई कागज़ है, आप उसको जलाओ, अगर हम उसको क्रम्बल कर दे तो पहले भी कागज़ होगा ना, लास्ट में भी कागज़ ही होगा, दोनों। वो चेंज को फिजिकल चेंज बोलेंगे। वहीं पर अगर हम वो कागज़ ले और उसको जला दे तो क्या होगा? सर पहले वो कागज़ था लेकिन नाउ इट इज़ बिकमिंग एन ऐश, राइट। सो उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। तो जब भी हम केमिकल चेंज के बारे में बात करें तो हमें ध्यान में रखना होगा केमिकल रिएक्शन। और ये केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होगा, तो कि चेंज इन द केमिकल
केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, मतलब कि इस केमिकल सब्सटेंस के अंदर कोई भी सब्सटेंस का जो केमिकल कंपोजिशन है, मतलब कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा चेंज हो जाएगा, और उसी चेंज को हम बोलेंगे केमिकल चेंज। और उस वो जो चेंज होगा वो किसकी वजह से होगा? केमिकल रिएक्शन की वजह से होगा। क्लियर हो गई बात? तो इस स्लाइड में हमें क्या पढ़ना था? तो कि इससे हमें एक ही बात जाननी थी कि जो भी कोई चेंजेस हो रहा है वो दो टाइप का होगा, एक तो फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होगा? तो कि फिजिकल चेंज के अंदर दो चीज़ें होती है। तो कि सर फिजिकल चेंज के अंदर क्या होगा कि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होगा, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। वहीं पर जो हमारा केमिकल चेंज है वो केमिकल चेंज क्या बताता है? तो कि केमिकल चेंज के अंदर क्या होगा कि कोई भी न्यू सब्सटेंस जो है वो यहाँ पर फॉर्म होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कागज़ एंड ऐश के बारे में। ठीक है, अब जब भी आपको कुछ जनरली ये पीडीएफ्स के अलावा, जो पीपीटी के अलावा आपको इस तरह की जो एनोटेशंस है वो एनोटेशन को जानना है तो आप उसको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सो दैट कि आपको उसके बारे में नोट्स मिल जाए। ठीक है, और हाँ, इसके बाद आपको टेक्स्ट बुक भी पढ़नी पड़ेगी, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। एक बार पहले वीडियो देख लो, उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक पढ़ लेनी है। जो टॉपिक का आप वीडियो देखते हो उसी टॉपिक का घर जाके या फिर घर पे बैठ के शांति से उसको टेक्स्ट बुक से रीड कर लो, वो पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो आपके दिमाग में टोटली फिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में जान लिया, अब अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या है? तो कि यहाँ पर हमें केमिकल चेंज के बारे में ही बताया गया है कि जो हमने अभी बताया कि जो ज़्यादातर जो चेंजेस है उसमें से कुछ चेंजेस जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, जहाँ पर कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। मैंने बताया अभी, उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। बराबर, जो लास्ट स्लाइड में हमने समझाया था वही था। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या फॉर्म होता है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि द पेरेंट्स लूजेस इट्स आइडेंटिटी। पेरेंट लूजेस द आइडेंटिटी का मतलब है हमारे पेरेंट्स का कुछ होगा नहीं, हमारे पेरेंट्स नहीं, जो ओरिजिनल कंपाउंड, जैसे कि हम पहले कागज़ की बात कर रहे थे तो वो पेरेंट कंपाउंड हो गया, तो जो मेन कंपाउंड था उसकी रिएक्शन कुछ ना कुछ हुई तो उसने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया, मतलब वो जल गया, अब वो लिखने के कोई भी काम नहीं आएगा। आगे न्यू सब्सटेंस फॉर्म बनता है, तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं परमानेंट चेंजेस। परमानेंट चेंजेस या तो केमिकल चेंजेस, और इससे हमें वी विल नॉट गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस, हमें ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं मिलेगा। अगर हम कागज़ को ही पकड़े, पेपर को ही, तो पेपर को, वो कागज़ को अगर हमने क्रम्बल कर दिया है तो वो वापस से सीधा करके फोल्ड करके आप स्ट्रेट कर सकते हो, आप ओरिजिनल वापस से ले सकते हो। लेकिन एक बार अगर आपने उसको जला दिया, बर्न कर दिया, तो वो एकदम क्रम्बल हो जाएगा और ये परमानेंट चेंज हो जाएगा, जिसमें किसी भी तरह का आपको वापस से वो सब्सटेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मतलब कि वो पेरेंट लूज इट्स आइडेंटिटी, जो मेन कंपाउंड था उसने अपने आइडेंटिटी को लूज कर दिया। तो वही फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में बातचीत थी यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है नेक्स्ट? अब केमिकल चेंज के बारे में पता चल गया। अब ये केमिकल चेंज होता क्यों है? तो कि सर ये केमिकल चेंज तब होगा जब हमारे पास क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगी। तो कब हम बोल सकते हैं कि सर केमिकल रिएक्शन हुई? तो कि केमिकल रिएक्शन तब हो सकती है जब आपको कोई कलर चेंज दिखे, अगर हमने गैस को इवोल्यूट करते हुए देखा, या तो चेंज इन द टेम्परेचर, जैसे कि हमने बर्न किया कुछ भी तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट्स, अब ये वर्ड्स नया है आपके लिए, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको समझाऊंगा। बेसिकली एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसको हम प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं। ठीक है, अभी हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन क्या हमें देखना है तो कि क्वेश्चंस पूछा जाता है कि केमिकल चेंज किसे कहते हैं, कि ऐसा कब हो सकता है कि जब केमिकल चेंज होगा। तो आपको इतने पॉइंट लिखने हैं कि जब कलर चेंज होगा, गैसेस का इवोल्यूशन होगा, टेम्परेचर होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स होगा, एक और भी है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट भी होगा, तो भी आपका केमिकल चेंज माना जाएगा। बराबर, तो प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स चेंजेस इनटू द प्रोडक्ट, उसी को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन।
क्या बोला गया है कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये दो वर्ड्स भी नए हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देने जैसी बात क्या है कि कुछ वर्ड्स, जैसे कि एक वर्ड है ये रिएक्टेंट, बराबर, फिर एक ये दूसरा वर्ड है प्रोडक्ट, फिर एक तीसरा वर्ड है प्रेसिपिटेट। तो ये तीन शब्द आपको पकड़ने जैसे हैं और इस स्लाइड में से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है और वो ये है कि केमिकल चेंज किसे कहते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं जिसकी वजह से केमिकल चेंज होगा। अब तीन नए शब्द जानने को मिले, इसके बारे में तो हम अभी थोड़े लेक्चर्स के बाद देखेंगे। इसके बारे में हमें फ़िलहाल अभी देखना है, कौन सा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है वो हम समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशन में जब भी हम कुछ चीज़ें लिखे, केमिकल रिएक्शन जो है, अभी हमने क्या पढ़ा सर, केमिकल रिएक्शन। उसके पहले क्या था तो कि सर ये केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा, फिर हमने देखा केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल इक्वेशन। अब ये कौन सी बला आ गई सर वापस से। जब भी समझो, एक सीक्वेंस में समझो, हमारे केमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, हमारे आजू बाजू में जो चेंजेस होते हैं उसको पढ़ना। वो चेंजेस फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं। फिजिकल मतलब कोई नई चीज़ नहीं बनेगी, एज इट इज़ रहेगी, थोड़ी देर के लिए होगा। केमिकल क्या होगा, परमानेंटली चीज़ें चेंज हो जाएगी, उसको बोलेंगे हम केमिकल चेंज। अब ये केमिकल चेंज कैसे रिप्रेजेंट करोगे तो कि सर वो केमिकल चेंज होगा क्यों, बिकॉज उसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होगी। अब वो केमिकल रिएक्शन को आपको बताना तो पड़ेगा ना, तो वो केमिकल रिएक्शंस को आप बताओगे कैसे, तो वो बताओगे आप केमिकल इक्वेशन से। लिखा हुआ है यहाँ पर कि केमिकल रिएक्शन को आप रिप्रेजेंट करते हो, क्या करते हो, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हो, रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शंस विद द सिंबल्स एंड फार्मूलाज, बराबर। जब भी आप कोई भी केमिस्ट्री को कभी भी आप देखो तो आपने सुना होगा सर केमिस्ट्री એટલે આવું કંઈક ऐसा कुछ लिखना होता है, ये वाटर है, ऐसा H2O लिख दिया ना, मतलब कि यस वी नो द केमिस्ट्री, यस केमिस्ट्री आ गया। O2 लिख दिया, ये केमिस्ट्री, ये मुझे आ गया केमिस्ट्री। ये क्या है, अब आ तो गया कि यस O2 लिख दिया मतलब आई एम मास्टर ऑफ केमिस्ट्री। एक और भारी भरकम लिख देता हूँ H2SO4, अरे सर खतरनाक केमिस्ट्री, बहुत खतरनाक से आ गई। लेकिन भैया ये है क्या, तो कि ये जो है वो है फार्मूलाज, बराबर। और ये क्या है, ये फार्मूला लगता है, ये फार्मूला है, ये सिंबल है, किस चीज़ का सिंबल है अभी आगे समझते हैं। ऑक्सीजन का सिंबल है बाय द वे ये, ठीक है। तो जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शंस को लिखते हो तो आपको ऑलवेज ऐसे सिंबल्स और फार्मूला यूज़ करने हैं। अब केमिकल इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो केमिकल रिएक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि वर्ड इक्वेशन होते हैं एक, और एक होते हैं केमिकल इक्वेशन। हम फोकस करेंगे यहाँ पर केमिकल इक्वेशन में। अब वर्ड इक्वेशन किसे कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, ये एक वर्ड लिखा होगा, जैसे कि हमारे पास एक एलिमेंट होता है मैग्नीशियम एलिमेंट, और अभी मैंने बताया ना ऑक्सीजन, तो वैसे ही एक एलिमेंट होता है ऑक्सीजन। जब हम इन दोनों को गर्म करते हैं, मतलब कि मैग्नीशियम को गर्म करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, बराबर। अब ये मैग्नीशियम जो है वो रिबिन के फॉर्म में होगा, एक ग्रेइश टाइप का, थोड़ा वाइटिश टाइप का होगा, जबकि ये प्रॉपर पाउडर टाइप का होगा। अब जैसे हम इसको बर्न करते हैं तो पहले ये सिर्फ अकेला मैग्नीशियम था, लेकिन अब ये पूरा एक कंपाउंड बन गया। इसका मतलब सर यहाँ तो कुछ नया चेंज हो गया। अब नया चेंज होगा तो बताओ कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज। और ये केमिकल चेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, केमिकल इक्वेशन से। क्लियर हो गई बात, डन। अब मैंने बोला था आपको लास्ट स्लाइड में कि दो वर्ड्स आपको सीखने हैं। कौन से वर्ड थे, तो यहाँ पर हमने देखा था ना, दो वर्ड्स थे, एक था रिएक्टेंट और एक था प्रोडक्ट। कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की बात को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो अब समझते हैं यहाँ पर कि क्या होता है। कि जब भी आप एक केमिकल रिएक्शन को देखो तो एक ऐसा एरो आपको दिखेगा, उस एरो से पहले का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। टेक्स्ट बुक में LHS लिखा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम ऐसे खड़े रहे तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो हमारा हो जाएगा रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है उसको हम बोलेंगे क्या, प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो एक हो जाता है रिएक्टेंट और एक हो जाता है कौन, प्रोडक्ट। अब और ये प्रोडक्ट जो है वो राइट हैंड साइड में होता है।
ऐसा टेक्स्ट बुक में लिखा है। मैं जब आप 11th साइंस स्टडी करेंगे तो यहाँ पर आपके एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा। वहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन में इस तरह का रिवर्स एरो भी बताया जाता है, तो उस वक्त कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। इसमें कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए आप ऑलवेज याद रखोगे कि ये जो एरो का हेड है, ये जो पार्ट है आपका आगे का पार्ट, ये जो एरो का पार्ट है आपका आगे का जो हेड पार्ट है, वो हेड जो पार्ट है ना उसकी और प्रोडक्ट आएगा। समझिए ये क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ से इस तरफ जाना है, मतलब कि इस तरफ जा रहे हो तो जिस तरफ जा रहे हो यहाँ पर उस साइड पर क्या होगा, तो कि सर उस साइड पर होगा क्या, प्रोडक्ट, बराबर। और उसके पहले की साइड मतलब कि ये टेल साइड पर क्या होगा, तो कि सर जी वहाँ पर होगा आपका रिएक्टेंट। तो ऑलवेज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की बात कोई हमने बोला था क्या, केमिकल रिएक्शंस या नॉर्मली रिएक्शंस, बराबर, जिसको हमने केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। क्लियर है इतनी चीज़ें। तो रिएक्टेंट किसे बोलेंगे, प्रोडक्ट किसे बोलेंगे, समझ में आ गया। जब भी आपको इक्वेशन देखो तो ऐसा आपको एरो दिखेगा, उस एरो में जो हेड साइड की तरफ जो पार्ट होगा उसको आप क्या बोलोगे, प्रोडक्ट बोलोगे, और जो टेल साइड में उससे पहले की साइड पर जो होगा उसको क्या बोलोगे, रिएक्टेंट बोलोगे। क्लियर मेंशन, पूरी चीज़ें क्लियर हो गई, डन। अब एक और पॉइंट था, तो कि सर ये एग्जाम्पल, तो इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे हमारे रिएक्टेंट, और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट। तो ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट, और इस चीज़ को हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर हमने ये लिखा है वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में। लिखना किस में होता है, तो कि सर लिखना होगा हमें ऑलवेज केमिकल के फॉर्म में। और ये केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, सिम्बल्स एंड फार्मूला आपको यूज़ करने हैं। कौन से सिम्बल्स और कौन से फार्मूला, तो कि वो समझते हैं। तो कि ये वाला टेबल सीधा सीधा मैंने 9th की टेक्स्ट बुक से ये फ़ोटो उठाया हुआ है, और आपको पढ़ना भी है और याद भी रखना है। एक ये टेबल और उसके बाद ये टेबल, ये दोनों ही टेबल आपको जब भी केमिस्ट्री की शुरुआत करो तो कि सबसे पहले आपको एटलीस्ट ये टेबल तो आना ही चाहिए। इस टेबल में यहाँ पर टोटल 18 एलिमेंट है, 19 और 20 एलिमेंट में यहाँ पर साइड में लिख दूंगा, आप बाद में स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो है आपका हाइड्रोजन, राइट। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा हो गया, हाइड्रोजन। देन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गॉन। ये आर्गॉन जो है वो आपका 18 नंबर का एलिमेंट है। मैं यहाँ पर टॉप पर 19 आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई देगा ना, ठीक है कोई बात नहीं, मैं स्लाइड्स में आगे आपको मेंशन करवा दूंगा कि 19 नंबर का जो एलिमेंट है वो होगा आपका पोटेशियम, और 20 नंबर का जो एलिमेंट है वो आपका होगा कैल्शियम। ठीक है, तो ये 20 नंबर के जो एलिमेंट है और उसके जो सिंबल्स है वो आपको पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए, क्योंकि हर बार आप इस केमिकल इक्वेशंस को ही और ये सिंबल्स को ही पढ़ोगे। अगर आपने ये सिंबल्स के ऊपर मास्टरी नहीं करी तो आप सॉरी, आप केमिस्ट्री का एक भी पार्ट जो है वो ढंग से नहीं समझ पाओगे, फिर रट्टा लगाना पड़ेगा। उससे बेटर है कि आप पहले ये सिंबल्स को समझ लो। ये सब चीज़ें ज़रूरी है भी नहीं भी, नॉलेज होता तो अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं, सिर्फ इतनी चीज़ें कंप्लीट कर लो। ये वाला जो पार्ट है टेबल का, इतना पार्ट आपको बाय डिफ़ॉल्ट आना चाहिए, आना चाहिए, आना ही चाहिए, कंपलसरी आना चाहिए। तो केमिस्ट्री की शुरुआत करो, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके पहले आपको काम करना पड़ेगा कि ये एलिमेंट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये एलिमेंट को आपको बाय डिफ़ॉल्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो जैसे ही आप इस एलिमेंट को याद रख लोगे उसके बाद हमें ये सिंबल्स के बारे में पता चल जाएगा। जैसे कि अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का सिंबल देखो, ऑक्सीजन 8 नंबर का एलिमेंट है और उसका सिंबल क्या है, ओ है। फिर हमने देखा था एक मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम है 12 नंबर का एलिमेंट और उसका सिंबल क्या है, Mg है, बराबर। तो अब हमें यहाँ से समझ में आ जाएगा कि सर अगर हमें इक्वेशन लिखना हो इस चीज़ का, अगर मुझे इक्वेशन लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, इस चीज़ का इक्वेशन हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि मैग्नीशियम जो है वो है यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का सिंबल हो जाएगा O2, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब कि MgO। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे मैंने जान लिया, उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से हम कंपाउंड भी बनाते हैं, वो भी मैं आपको आज सिखाऊंगा। ठीक है,
तो मैग्नीशियम का सिंबल हो गया, ऑक्सीजन का सिंबल हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से जब आप इक्वेशन को लिखते हैं, इस तरह से जब आप इक्वेशन को लिखते हैं तो उसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन इन अ सिंबॉलिक फॉर्म, बराबर। तो पहले वर्ड इक्वेशन देखा, वर्ड इक्वेशन के बाद उसको कन्वर्ट कर देना है कि इसमें सिंबल के फॉर्म में। वर्ड इक्वेशन में आपको सिर्फ याद रखना है कि मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपका फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? अब या तो आप उसको याद भी रख सकते हो या तो आप उसको बना भी सकते हो। ट्राई करिए आप उसको बना सको, किस तरह से वो हम आगे समझते हैं थोड़ी देर के बाद। चलो, फिर ये जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन में दो टाइप के इक्वेशंस आते हैं। एक आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक दूसरा आता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। कौन सा? एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक होता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। सपोज कि सर स्केलेटल ये नया वर्ड लेके आ गए, मुश्किल से अभी एक याद किया था, दूसरा लेके आ गए, कोई बात नहीं याद रहता। बैलेंस याद रह गया आपको कि बैलेंस क्या होता है। हाँ, तो ये अनबैलेंस्ड है, बस बात खत्म, बराबर। एक होता है बैलेंस्ड और ये दूसरा अनबैलेंस्ड। सर अब ये कौन सी बला आ गई, बैलेंस और अनबैलेंस? जियो का बैलेंस या एयरटेल का बैलेंस? कौन सा बैलेंस? जियो एयरटेल वाला नहीं, इक्वेशन का बैलेंस। कैसे करेंगे इक्वेशन का बैलेंस? इक्वेशन का बैलेंस याद करने के लिए हमें याद करना पड़ेगा क्या, तो कि एक लॉ याद करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 9th स्टैंडर्ड याद करो, क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मास को क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। मतलब कि ये हमारी रिएक्शन हो जाए उसके पहले और उसके आखिर में दोनों साइड में मास क्या होना चाहिए? इक्वल। मतलब कि कोई भी इक्वेशंस के अंदर नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम होने चाहिए बोथ द साइड। मतलब बोथ द साइड मतलब रिएक्टेंट के साइड भी और प्रोडक्ट के साइड भी। दोनों साइड पर अगर आपके एटम्स के मास इक्वल है देन इट इज़ नोन एज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और अगर नहीं है तो उसको बोलेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन। समझ में आ गई बात? क्या बोलेंगे? या तो अनबैलेंस्ड बोलेंगे या तो स्केलेटल बोलेंगे। तो थोड़ा आइडिया लगा क्या है केमिकल इक्वेशन। उस केमिकल इक्वेशंस के अंदर एक बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब क्या हो गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा रिएक्टेंट के पहले और आखिर में दोनों साइड में क्या हो जाएगा? उसकी वैल्यू सेम होगी। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन? डन। चलिए, सिंपल था, इसमें नॉर्मल ही थी चीज़ें, बराबर। फिर ये आपको टेबल याद रखना है। एक बार अगर आप ये टेबल को लर्न कर लोगे, और वो भी मैंने आपको बताया यहाँ तक के पार्ट को, ठीक है। एटॉमिक नंबर, सिंबल्स और उसके नाम आपको याद होने चाहिए। और उसकी ट्रिक क्या है? तो कि उसकी ट्रिक ये है कि आप उसके इनिशियल्स के साथ उसको याद रख सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए हा, ही, ली, बे, बो, का, ना, ओ, फ, नी, सो, में, ए, सी, फो, स, क, आ और लास्ट में पो एंड के, पोटेशियम एंड कैल्शियम। इस तरह से आप उसके इनिशियल से आप उसको याद रख सकते हैं। मार्केट में यूट्यूब पर अलग अलग शायरियाँ मिल सकती है आपको। हाय हेलो लीला, बीबीसी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट्स शो, ऐसी बहुत सारी शायरियाँ बन सकती है। आप भी घर बैठे बनाओगे, मैं भी बना सकता हूँ। मैं नहीं प्रीफर करूँगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन शायरियों में ना पढ़ के आप ये वर्ड्स को जानें। क्यों? क्योंकि हमें एग्जैक्ट एलिमेंट के नाम याद रखने हैं कि हाँ मतलब हाइड्रोजन होगा, ना मतलब नाइट्रोजन होगा। तो जब आप कुछ अलग शायरियाँ याद रखने की कोशिश करते हैं ना, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। आप पहली बार केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक सिंपल मेथड से जाए। मार्केट में ऑनलाइन बहुत सारी अलग अलग टाइप की शायरियाँ टेक्निक्स है, मैं भी, मेरे पास भी है, लेकिन मैं क्यों नहीं बता रहा आपको? क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए नंबर्स के साथ और वो एलिमेंट के साथ मैच करने का। अगर आप अभी मैच नहीं करोगे, अलग अलग शायरियों से पढ़ोगे, तो आप इस एलिमेंट के साथ कोरिलेशन नहीं बना पाओगे, राइट। तो अभी जैसे ही आप स्टार्ट करो उसके 1-2 दिन आपके पास टाइम रहेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये एलिमेंट को याद रखिए और ये जो दूसरा टेबल है उसको रिवाइज़ करिए। सर ये टेबल क्यों रिवाइज़ करना है? हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी पहले, कौन सी थी? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो यहाँ पर हमें मालूम है कि ये जो मैग्नीशियम है वो +2 है। क्या है? मैग्नीशियम +2 है, Mg+2 एलिमेंट है, और ये जो ऑक्साइड है वो O-2 एलिमेंट है। अगर हमें 9th का कॉन्सेप्ट याद है
तो हमें पता होगा कि ये Mg+2 और ऑक्सीजन -2, तो ये 2 इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर सेम रहेगा तो हम उसको कैंसिल कर देंगे। तो ये क्या कंपाउंड बन जाएगा, MgO। मैं ऐसा बोल दूँ आपको कि बेटा ये जो सिल्वर है, चलो ये पोटेशियम है, अभी एक आगे रिएक्शन भी आएगी उसमें भी हम देखेंगे कि ये पोटेशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है। तो पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, सर पूछा ही हमने તમે શીખવાડ્યું મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડનું, પૂછો તો પોટેशियम ऑक्साइड का होता है ना। सर एग्ज़ाम में तो आपने क्लास में तो ये सिखाया था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है, एग्ज़ाम में आपने पूछ लिया पोटेशियम ऑक्साइड। सर तो चीटिंग करते हैं, सर को तो आउट ऑफ सिलेबस पूछते हैं, सर पेपर बाहर का आया, पेपर कैंसल। कुछ कैंसिल नहीं है, लॉजिक वही सेम रहेगा, पोटेशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन करनी पड़ेगी। तो पोटेशियम क्या है, के है उसका सिंबल, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O2 है। तो उससे जो बनेगा, चलो सर हाँ वो तो देख लिया, हमको आता ही था, तो उससे बनेगा पोटेशियम ऑक्साइड। अब पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कहाँ से लेके आओगे, तो कि हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारे पास सिंबल है कौन से, तो कि सर जी ये है पोटेशियम का सिंबल और ये है ऑक्सीजन का सिंबल, बराबर। अब उसी से हम पकड़ेंगे, पोटेशियम जो है वो +1 है, ऑक्साइड जो है वो क्या है, वो -2 है। अब ये 2 इसके पास चला जाएगा, ये 1 उसके पास चला जाएगा, O के पास, तो ये क्या बनेगा, K2O। तो ये जो फार्मूला बनेगा वो क्या होगा आपका, K2O, मतलब कि पोटेशियम ऑक्साइड। क्लियर। अब मैं आपको बोलूँ बेटा सोडियम ऑक्साइड बना दो, बना सकते हो, हाँ सर आराम से बना सकते हैं। मैं बोलूँ बेटा कैल्शियम ऑक्साइड बना दो, आराम से बन जाएगा। बेटा जिंक ऑक्साइड बना दो, यूँ बना देंगे सर। मैं बोलता हूँ कि आयरन क्लोराइड बना दो, अरे सर यूँ बना देंगे, क्यों नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। आयरन क्लोराइड बना सकते हैं, कॉपर ब्रोमाइड बना सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड बना सकते हैं, एल्यूमिनियम सल्फाइड बना सकते हैं। आप जितने चाहो उतने कंपाउंड बना सकते हैं, लॉजिक ऑलवेज सेम रहेगा। पहले पॉजिटिव आयन रहेगा, सेकंड में नेगेटिव आयन रहेगा, और उनकी जो वैलेंसीज है, उनके जो चार्ज है वो एक्सचेंज हो जाएंगे, बात खत्म। क्लियर। एक बार आप ज़रा ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वाले टेबल के बारे में भी देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए एक बार। चलिए, तो केमिकल इक्वेशंस के बारे में देखा था हमने। केमिकल इक्वेशन में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, क्या कि जब भी आप केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ाई करें तो उसके आजू बाजू में आपको कुछ सिंबल्स यहाँ पर लिखने पड़ेंगे साइड में। जैसे कि मैग्नीशियम जो है वो आपका एक सॉलिड होता है, पाउडर के फॉर्म में होता है, तो आप लिखोगे बाजू में S। ऑक्सीजन जो है वो एक गैस के फॉर्म में होता है, g। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड वो भी एक पाउडर के फॉर्म में होता है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, राइट। तो हमने क्या देखा, तो कि सर सॉलिड, गैस और सॉलिड, जब भी लेट्स से सपोज कि वो सॉलिड है तो आप लिखोगे S, अगर वो लिक्विड है तो आप क्या लिखोगे L, और अगर वो गैस में है तो आप क्या लिखोगे g। और अगर आप उसको पानी में डिसॉल्व करते हो तो उसको बोला जाता है AQ। क्या बोला जाएगा, AQ, मतलब कि एक्वियस बोला जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो टोटल और क्या क्या लिखना है, SLG या AQ। S मतलब सॉलिड, L मतलब लिक्विड, G मतलब गैस, और AQ का मतलब क्या हो गया, एक्वियस। क्लियर, इतनी चीज़ें डन। फिर ये जो भी एरो है, उस एरो के ऊपर आपको चीज़ें लिखनी होती है, जैसे कि उसका टेम्परेचर लिखना है कि सपोज़ कि ये रिएक्शन हो जाती है 323 केल्विन, होती नहीं है, जस्ट एक एग्जाम्पशन लगा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल कि अगर 323 केल्विन पर होती तो हम उसके ऊपर इस तरह से एरो के ऊपर लिखते। सपोज़ कि उसके ऊपर हमें चाहिए कि 10 पास्कल का प्रेशर चाहिए, तो हम लिख देते 10 पास्कल इस तरह से। तो जो भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, हीट देना है, इलेक्ट्रिसिटी देना है, क्या करना है, तो वो आप एरो के ऊपर या नीचे के साइड में आप लिख सकते हो। क्लियर उतनी चीज़ें। देन हर एक कंपाउंड के आजू बाजू में आप SLG या तो AQ लिख सकते हो। वो क्या है, तो कि सर वो हमारे सिंबल्स के नाम है, बराबर, स्टेट्स बताता है। S मतलब सॉलिड, L मतलब लिक्विड, G मतलब गैस, और AQ का मतलब होता है एक्वियस। क्लियर है इतना चीज़ें, डन।
तो यहाँ तक हमने पढ़ा था क्या, केमिकल इक्वेशंस के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि कैसे इस इक्वेशंस को बैलेंस करना है। ये कुछ रिएक्शंस के एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है ये दोनों जो है वो क्या कहलाएंगे, आप बोल सकते हो तो कि यस एग्जैक्टली इसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट और इनको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। देन यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। जैसे कि अगर हम इस कंपाउंड के बारे में जानना चाहे तो आप बोल सकते हो यस पहला Mg है और दूसरा क्लोरीन है, तो क्या बोलेंगे इसको, मैग्नीशियम क्लोराइड। परफेक्ट। जैसे कि ये जिंक है और ये ऑक्सीजन है, मतलब कि जिंक ऑक्साइड, बराबर। इस तरह से सारे कंपाउंड्स को हमें याद नहीं रखना है, सिर्फ समझना है। याद क्या रखना है, तो कि सर वो टेबल याद रखना है। कौन सा, तो कि ये अभी हमने जो सिखाया है वो। इसमें भी कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होगी, कुछ चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिक आपको याद होगी, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंसी और कैटायन एनायन का जो कॉन्सेप्ट है उसी से आप ये चीज़ सारी याद रख सकते हो। ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि किस तरह से हमें ये इक्वेशन को बैलेंस करें, और आगे ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हम सीखना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ थैंक यू सो मच। देखते रहिए, हम ऐसे ही आपको अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट्स और अलग अलग टाइप की चीज़ें आपके सामने लाते रहेंगे। राइट। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।